नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, आवाचेन एजुकेयर, स्टडी सेंटर 29054 MST 6 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इकाई नंबर 1 हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल। इसमें अब हम बात करेंगे आदिकाल का नामकरण, क्योंकि इससे पहले हम आदिकाल की जो समय सीमा है उसके बारे में बातें कर चुके हैं। तो ये जो आपका जो पार्ट है वो पार्ट फोर्थ है, और इस पार्ट फोर्थ के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि कैसे आदिकाल का जो विभाजन है उस पर बहुत सारे मुश्किलों का हमने सामना किया है, क्योंकि उस समय में केंद्र में कोई मुख्य जो गुण है वो उस समय में नहीं था। केंद्र में जो प्रवृत्तियां थी वो बहुत सारी थी और उसको लेकर बहुत सारे अंतर्विरोध भी थे। किस तरह से जो साहित्यिक जो परिस्थितियां हैं उसमें एक चित्र अगर एक वृत्ति को ही, एक गुण को ही अगर केंद्र बनाकर नामकरण अगर कर दिया जाए तो ये बहुत ही गलत होता, क्योंकि उस समय में बहुत सारे ऐसे गुण थे कि जिससे कि आदिकाल की विभिन्नताओं का पता हमें लग रहा था। तो बहुत हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर आपको ग्रीन से हाईलाइट किया है और मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे इतिहासकार हैं और आदिकाल के संबंध में सबने अपनी अलग अलग धारणाएं बनाई थी। तो यहाँ आलोचना और एक बहस आवश्यक हो जाती है, क्योंकि प्रथम जो साहित्यकार हैं वो गारसा दी तासी हैं, जो कि इतिहास में जिन्होंने साहित्यिक इतिहास के कालखंड का कोई विभाजन नहीं है जिसका। तो यहाँ पर जो उन्होंने जो एक कवि के संग्रह की बात तो कही जा सकती है, तो इसमें दूसरे हैं डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज में किसी निश्चित दृष्टिकोण का उसमें अभाव रहा उनके विभाजन के तरीके से, और काल विभाजन ठीक से नहीं हो पाया। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके पूर्ववर्ती जो भी इतिहासकार थे, उनके नाम में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनमें से एक नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, तो दूसरा है मिश्र बंधु। तो जॉर्ज ग्रियर्सन शायद जो हैं वो पहले साहित्यकार हैं, साहित्यकार नहीं, इतिहासकार। वो हिंदी साहित्य के पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण की परंपरा जो है उसे शुरू किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसका जो काल था उसका नाम आदिकाल को धारणा काल नाम दिया, और ये उस समय में जो आरंभिक जो सीमा थी वो 643 उन्होंने मानी, और विभाजन और नामकरण के बीच में वो तारतम्य नहीं बिठा पाए। तो इस तरीकों से, क्योंकि उस समय में जो नाथ और सिद्ध साहित्य था उसका जो सृजन काल था वो चल रहा था। तो उस समय में अगर हम ध्यान दें तो जो धार्मिक जो तत्व थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। डॉक्टर जो ग्रियर्सन जो है वो नामकरण के जो उनका आधार था कि कर्नल टोड ने उस समय में एक ग्रंथ लिखा था राजस्थान बड़ी भूमिका। तो उसमें क्या था, उस समय के साहित्य में चारणों की जो गतिविधियां थी उसका बहुत वर्णन था, जो कि 10वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया था। हम देखेंगे कि कैसे केंद्र शासन के बाद किस तरह से वहाँ के शासकों की जो भूमिका थी वो बहुत ही ज़्यादा जब शासन में बहुत बलवती हुई, तो उस समय में जो सामंत थे जिन्होंने की साहित्य में चारणों की जो उत्पत्ति है उसे ही किया। हम देख सकते हैं कि दूसरा जो महत्वपूर्ण इतिहासकार जो थे वो थे मिश्र बंधु, और मिश्र बंधु ने आदिकाल का जो नाम दिया वो था प्रारंभिक काल रखा। अब मिश्र बंधु के पश्चात दो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे, जैसे वो तो हिंदी साहित्य के क्षितिज पर जैसे एक तरह से युगांतकारी एक आलोचक के रूप में आए, और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जैसे वास्तविक युग प्रदान किया। आचार्य शुक्ल को इतिहास का मात्र साहित्यकार और कृतियों के संदर्भ में विश्लेषण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, इतिहास के और समाज के बीच में जो ठोस वास्तविकता थी उसे उजागर किया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रथम कालखंड को, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। तब आप देख रहे हैं कि जैसे कैसे हर एक आलोचक ने उस काल को एक अलग अलग नाम से जाना है, कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल के नामकरण में ही बहुत सारे ऐसे मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय में जो भी आलोचक है या जो भी है ना इतिहासकार साहित्य का रहा है उसने अलग ही संज्ञा दी है वीरगाथा काल के नाम को। तो आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा जो थी उसमें 150 वर्ष के भीतर की जो रचनाएं थी, जो कि धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर राजनीतिक जो दोहे हैं
उन पर आधारित थी। और इसमें ना इस बीच में जो मुसलमानों द्वारा जो चढ़ाइयाँ थीं वो भी शामिल थी। और इस समय में जो कवियों का अपने राजाओं के प्रति जो आश्रयदाताओं के प्रति जो गाथाओं का जो वर्णन वो करते थे, ये भी परंपरा उस समय शामिल थी कि कैसे वो अपने आश्रयदाताओं की परंपराओं को उनकी जो बड़ाइयाँ करते थे, जो कि इस समय में क्या हो जाता है कि प्रबंध जो परंपरा है यानी कि रासो परंपरा का जन्म देती है। अब वीर गाथा काल, जैसे कि है ना हम पीछे से कहते आ रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो सिद्धांत हैं वो यहाँ जो आरंभिक साहित्य है, अगर उनके अनुसार माने तो जो साहित्य में जो नाथ है, जो सिद्ध है, जो जैनों का जो साहित्य है कि जैसे उसे फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि और जबकि वो जो साहित्य है उस समय का जो साहित्य है काल विभाजन के संदर्भ में हम देखें तो उस समय की जो अनुभूतियाँ हैं, जो उस समय की है ना हमारे बीच की जो लीलाएं हैं, जो मनोदिशाएं हैं, उनका वर्णन करती हैं। और ये केवल एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र नहीं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अगर हम उन्हें जानें तो वो इन रचनाओं के जीवन में सिर्फ यही बताते हैं कि ये तो सिर्फ एक स्वाभाविक सारणियाँ हैं, अनुभूतियाँ हैं, मनोदिशाओं का वर्णन है, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अगर हम सारे साहित्य को उस शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं तो फिर तो हम क्या कर रहे हैं, फिर तो जैसे कि सारा साहित्य है, साहित्य के जो उस समय के जो विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे जो लेखक कवि हैं वो इस साहित्य में यानी कि आदिकाल की श्रेणी में फिर तो आते ही नहीं हैं, उनका साहित्य नहीं आता, जबकि वो उस समय का बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्य है। हिंदी साहित्य के एक बड़े हिस्से को साहित्य से अलग अगर कर दिया जाए तो जैसे उस समय में जैसे तुलसी और प्रेमचंद हैं और निराला हैं, तो अगर उन्हें ही, जो कि बहुत तो जाने माने उस समय के कवि हैं, अगर उन्हें ही अलग कर दिया जाए तो फिर रचनाओं में क्या रह जाएगा। फिर तो रचनाओं की जो शुद्धता की जो श्रेणी है फिर तो वो किसी सीमा में ही नहीं आती है उन सब में, यानी कि फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो जो नाथ और सिद्ध हैं उनकी रचनाएं फिर तो हमें देखने को ही नहीं मिलेंगी। अगर रामचंद्र शुक्ल की इस बात पर हम पूरी तरह से सहमत होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किस तरीके से हम भक्ति काल को, उस समय के काल को कैसे कसौटी पर उतारें। क्या उस समय में जो काल था वो भक्ति काल था, या फिर वो अगर उसे भक्ति काल कह सकते हैं तो भक्ति से परंपराओं को जोड़ें तो फिर सांप्रदायिकता हो जाएगी, क्योंकि जैन धर्म के काव्य में उनके जीवन की बहुत ही गहरा चित्रण हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से अब जो यहाँ हिंदी साहित्य का जो इतिहास है और यहाँ जो शुक्ल जी का जो काव्य का आधार रहा है वो ये 12 ग्रंथ रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने ये प्रमाणित किया कि जो काल विभाजन है वो आदिकाल रहा है, और आदिकाल में कितने ग्रंथ ऐसे हैं कि जो प्रमाणिक रहे हैं और कितने प्रमाणिक हैं। और इन प्रमाणिक और अप्रमाणिकता के बीच में जो उन्होंने निर्धारण किया है इसके बारे में हम जानेंगे। उन्होंने इन पुस्तकों के आधार पर, जो कि उस समय में विद्यापति रचित जो कीर्तिलता और पदावली है और नरपति नालय है, उस समय के प्रमाणिक ग्रंथ हैं जो उस समय में उपलब्ध थे। ये जो प्रमाणिक ग्रंथ उस समय में उपलब्ध थे, नहीं बिल्कुल ठीक है, वो कीर्तिलता और पदावली तथा नरपति नालय और बिसलदेव रासो ये प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जबकि हमीर रासो और जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका ये उपलब्ध नहीं है। यानी कि ये जो साहित्य है, ये साहित्य उस समय में इतना प्रमाणित नहीं था। अगर हम शुक्ल जी के काल विभाजन पर बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से रासो साहित्य का ही जो नवीं शताब्दी, जैसे खुमान रासो है उसमें नवीं शताब्दी में खुमान के युद्ध का वर्णन होता है। उधर मेवाड़ के जो बाद के जो राजा हैं, जो महाराणा प्रताप हैं, राज सिंह का वर्णन होता है। परमाल रासो में जैसे एक गायन का चित्रण किया गया है। ऐसे ही जननायक के पृथ्वीराज विजय और क्या प्रकाशन और पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता से संदिग्धता की श्रेणी में आती है, क्योंकि दोनों रचनाओं में जो नाम को लेकर
समानता है वही देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो उस समय की जो साहित्यिक रचनाएं थी, उस समय में जिज्ञासा का उन्होंने कार्य किया। किस तरह से रासो जो परंपरा है वो प्रबंध परंपरा बन गई और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को जैसे विद्यापति की जो रचनाओं का में जो प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने विद्यापति की रचना का जो प्रवेश नहीं किया, जैसे कीर्ति लता और कीर्ति पताका उन्होंने उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, ये उन्होंने भूला नहीं। ये उन्होंने माना कि मैथिली और मैथिल कोकिल विद्यापति हैं, उनकी पदावली है जिसमें श्रृंगार की ऐतिहासिकता और भक्ति की धार्मिकता भी है। लेकिन इन सारे तथ्यों के बीच में उन्होंने वीर गाथा काल की प्रासंगिकता क्या है ये सोचने की अब हमें आवश्यकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ये बहुत ही विस्तृत विषय है जिस पर आगे चल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विवेचन है मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में यही निर्धारित किया गया है कि कैसे वीर गाथा काल के संबंधी जो हमारी मान्यताएं थी, अगर हम उन मान्यताओं में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का नाम सुझाया जाए, तो उन्होंने प्रथम काल का नाम कुछ अलग ही रखा, संधि काल और चारण काल। अब संधि काल और चारण काल, संधि जो कि भाषा को अवगत करती है, भाषा को सूचित करती हुई दिखाई देती है, और चारण संवेदनाओं को। अब उस समय में क्या थी, जो चारण जो थे वो तो सिर्फ राजाओं के दास हुआ करते थे। उस समय जो प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी की मिली जुली भाषा थी वो प्रयोग में आ रही थी। और हम देखेंगे कि उस समय का जो साहित्य था, साहित्य को निर्मित ही नहीं किया चारणों ने, उस समय में जो जैन, नाथ, सिद्ध और लौकिक साहित्य की रचनाओं में भी बहुत योगदान दिया है। हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ रामकुमार वर्मा और राहुल सांकरतायन ने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है अपनी पुस्तक मध्यकालीन काव्य धारा में। और राहुल सांकरतायन प्रथम काल को एक अलग ही नाम देते हैं, उन्होंने अपने तरीके से अलग नाम दिया, सिद्ध सामंत काल। अब यहाँ हम देखेंगे कि सिद्ध सामंत काल नाम रखने पर आदिकाल का उनका क्या ऐसा तात्पर्य रहा, सिद्ध और बौद्धों की जो साधना का विषय रहा, ये इस रचना का और इसके आदिकाल के नाम का एक प्रमुख ऐसा गुण रहा कि उस समय में जो सिद्धियाँ थी, जो काव्य को लेकर जो प्रेरणा का विषय भी बनी, जैसे उन सिद्धियों ने इस काल को जैसे सुरक्षित कर दिया। क्योंकि उस समय में क्या था, वर्णवाद और जो जातिवाद था, उन दोनों के बीच में बहुत ही जैसे उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियों के बीच में जो साहित्य था, जो साहित्य की जो सुंदरता थी वो जैसे खो रही थी। अब सिद्धों के अतिरिक्त अगर हम नामकरण के समय में राहुल जी के एक शब्द सामंत को जोड़ें तो हम देखेंगे कि वो राजनीतिक व्यवस्था को दिखाता है। लेकिन वीरगाथा काल, चारण काल आदि जो नाम के सूचक हैं, हम देखते हैं कि उनके मूल में भी उनके बीच में भी सामंत व्यवस्था ही आती है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सामंत हैं, जो कवि हैं, उनके जो प्रधान जो आश्रयदाता हैं वो कौन हैं। वो तो जो काव्य के नायक भी हुआ करते थे और उस समय के जो राजा हुआ करते थे वही केंद्र में होते थे। और उस केंद्र में होने के साथ साथ क्या करना पड़ता था कि उस समय में श्रृंगार और वीर मिश्रित जो दो भाव हैं, ये उस समय की रचनाओं के मनोभाव हुआ करते थे और मुख्य सामंती साहित्य का एक लक्षण भी हुआ करते थे। और राहुल जी ने इन विद्वानों के जो लोकप्रिय ग्रंथ हैं उनके नाम यहाँ पर उजागर नहीं किए हैं। तो हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है वो आदिकाल कहलाया है, और आदिकाल कहलाने से कि किस तरीके से उसे समय सीमाओं में बांधा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आदि शब्द को स्वीकार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये भी कहा है कि किस तरह से उद्भव और विकास में उन्होंने लिखा था कि कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही अधिक उपयुक्त पड़ा, तो आदिकाल ही इस काल का नाम रखा गया। और इसके जो गुण माने गए वो वीर, श्रृंगार और भक्ति जैसी ऐसे मनोभाव माने गए। आदिकाल के नाम को लेकर परस्पर विरोध की जो चेतना थी उसमें उलझनों को कोई स्थान नहीं मिला, यानी कि बहुत आसानी से ये विषय स्वीकार कर लिया गया। द्विवेदी के द्वारा भी आदिकाल की जो व्यापक स्वीकृति है वो भी नामकरण के आधार पर और जनता के सामूहिकता के आधार पर
निर्विरोध रूप में यहाँ आदिकाल के नाम का को जाना गया। तो दूसरी विशेषता उन्होंने कहा कि किस तरह से साहित्य का जो विराट रूप है उसका मूल्यांकन यहाँ आदिकाल के अंतर्गत हमने किया। धन्यवाद।